हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 6 कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस। तो बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर में हमारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें मॉनिटर दिखाई दे रहा है, स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, माउस दिखाई दे रहा है, सीपीयू दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग जैसे कि विंडोज़, एंड्रॉयड, और जैसे ये लाइनक्स का आइकन नज़र आ रहा है, ये हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर। अगर हमने कंप्यूटर में काम करना है तो दोनों ही रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ना ही बिना सॉफ्टवेयर के लिए, इसलिए दोनों रिक्वायर्ड है किसी भी काम को करने के लिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस। तो कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस का मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो उसके जो पार्ट्स हैं, वो सही कंडीशन में काम करते रहें। तो उसके लिए हम कंप्यूटर मेंटेनेंस यूज़ करते हैं। इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आता हार्डवेयर मेंटेनेंस, एक आता सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। हार्डवेयर मेंटेनेंस का मतलब है कि जो आपके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं उनका ध्यान रखना, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क। जब आपकी डिवाइस यूज़ करते हो तो उसके लिए कंप्यूटर को साफ़ करते रहना चाहिए। इसके जो अंदर सीपीयू का फ़ैन होता है, एसएमपीएस का फ़ैन होता है, उसमें से डस्ट निकालते रहना चाहिए। और हार्ड डिस्क को समय समय पर डिफ्रैगमेंट करते रहना चाहिए। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब ये है कि कुछ समय के बाद हमारा कंप्यूटर जो है वो काम करना स्लो कर देता है। जैसे मोबाइल है, आप नया लेते हो, बड़ी अच्छी स्पीड होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मोबाइल पे लोड पड़ता है, सिस्टम पे लोड पड़ता है, तो स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि हम कई बार अपडेट नहीं करते, मेमोरी में डाटा ओवरफ्लो हो जाता है, टेम्परेरी फाइल्स पड़ी रहती हैं, एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते। तो उस केस में हम बात करेंगे सिस्टम मेंटेनेंस की। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि जब आपने कंप्यूटर पे काम करना है, कंप्यूटर को डायरेक्ट हीट से बचाना है और समय समय पे इसको साफ़ करते रहना है। हार्डवेयर मेंटेनेंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हार्डवेयर मेंटेनेंस का मतलब है कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, जब बाकी जो डिवाइसेस अटैच हैं उनको साफ सुथरा रखो ताकि वो सही तरीके से काम करते रहें। कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए। कहते हैं कि जो डस्ट है वो एक ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डस्ट से बचाने के लिए कंप्यूटर को ब्लोअर से, सॉफ्ट ब्रश से, या कॉटन के कपड़े से, या वैक्यूम क्लीनर से थोड़े थोड़े दिनों बाद साफ करते रहना चाहिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लोइंग और डस्टिंग। कीबोर्ड को यूज़ करने के बाद कवर कर दो। माउस का जो सरफेस है उसको साफ रखो, तो कोशिश कीजिए कि माउस पैड को यूज़ करो। जो लिक्विड चीज़ें हैं उनको कंप्यूटर के पास में मत रखो। पांचवा पॉइंट कहता है कि कंप्यूटर को डायरेक्ट सनलाइट और हीट से बचा के रखो। 6 पॉइंट है कि अगर वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो स्टेबलाइज़र जो है यूज़ करो। 7वां पॉइंट है कि कंप्यूटर सिस्टम और आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर कोई सामान मत रखो, हैवी चीज़ें मत रखो। उसके बाद कंप्यूटर को समय समय पे क्लीन करते रहो किसी ड्राई टॉवल से, ताकि डस्ट रिमूव हो जाए। और कंप्यूटर को प्रॉपर्ली शट डाउन करो। 9वां पॉइंट है कि कंप्यूटर की स्क्रीन को बेवजह टच ना करो। और 10वां पॉइंट है कि जो पावर केबल है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि कंप्यूटर में किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना आए। और ये आपने ध्यान रखना है कि जब कंप्यूटर को आपने साफ़ करना है तो कंप्यूटर को हमेशा ऑफ रखो और शट डाउन करने के बाद ही सफाई करो। अब आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमारे कंप्यूटर को सही तरीके से स्मूथली रन करने में हमारा सहयोग करे या मदद करे। तो कई रीज़न है जिसके लिए मेंटेनेंस मस्ट है। तो उसमें हम क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करेंगे।
पहला यह है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वायरस फ्री होना चाहिए, जिसके लिए आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए। विंडोज में विंडो डिफेंडर होता है जिसके थ्रू इसको आप स्कैन कर सकते हो ताकि वो वायरस सिस्टम में ना आए। सेकंड पॉइंट है कि जो अनट्रस्टेड नेटवर्क है, मान लो आपको फ्री का वाईफाई मिलता है, उसके साथ कभी भी आपका नेटवर्क, उसके साथ अपना जो डिवाइस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पीसी मत जोड़ो। जो प्रोग्राम्स आपने थर्ड पार्टी इंस्टॉल करी हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो, और मतलब कि अवॉइड ही करो कि मत करो। जैसे मोबाइल में हम जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं हम प्ले स्टोर से करते हैं, तो उसी तरह अपने कंप्यूटर में भी जो ऐप्स हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट से ही करो। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो ड्राइवर्स हैं और सॉफ्टवेयर उसको अप टू डेट रखो। जैसे मोबाइल में भी अपडेट्स आते हैं, इसी तरह कंप्यूटर को भी अपडेट रखो। उसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है उसका बैकअप रखो किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में। सिक्स्थ पॉइंट है कि आपका डाटा खराब ना हो। अगर आप कोई पेन ड्राइव लगाते हो यूएसबी के साथ तो उसको सेफली रिमूव करो। अगर आपने पेन ड्राइव कंप्यूटर साथ लगाई है उसको सीधा मत खींचो। टास्क बार पे राइट साइड पे आपको जब पेन ड्राइव का आइकन नजर आएगा उस पर क्लिक करके आप सेफली रिमूव करो। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं इनको समय समय पे लगाते रहो। एट पॉइंट है कि जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं वो टेम्परेरी फाइल्स डाउनलोड हो जाती है, उनको समय समय पे डिलीट करते रहो। उसके अलावा डिस्क में जो फालतू की स्पेस है वो मतलब कि फाइलों को डिलीट करने के लिए, स्पेस को फ्री करने के लिए आपको डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी मिलती है, उसको चलाते रहो समय समय पे ताकि जो फालतू की फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। इसके अलावा है कि टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। पहले बात करते हैं डिसेबल अननेसेसरी स्टार्टअप ऑफ प्रोग्राम्स। हमारी जो स्टार्ट बटन के साइड पे आप टास्क बार देखते हो, उसके राइट साइड पे हमें स्टार्टअप प्रोग्राम दिखाई देते हैं। इन पे प्रोग्राम्स का लोड कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंप्यूटर ऑन करेंगे ना तो सारी लोड होने के बाद ही बूटिंग कंप्लीट होगी। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टअप पे लोड कम से कम हो। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है, एप्स पे जाना है, स्टार्टअप पे जाना है। तो जैसे आप स्टार्टअप पे जाओगे तो कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा है ऑन ऑफ। जो एप्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहते हो कि जब मैं कंप्यूटर ऑन करूं तो मैं इसको स्टार्ट बटन से खोल लूं या डेस्कटॉप से खोल लूं, तो उनको आप ऑफ कर दूं। क्योंकि अगर आप ऑन करके रखोगे तो स्टार्टअप पे उसका बटन बढ़ेगा जिसके कारण कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी। सो जो मैक्सिमम ऐप्स जो आपको नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, उनको आप ऑफ कर दो और स्टार्टअप को खाली रखो। उसके बाद है डिलीट टेम्परेरी फाइल्स। जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो कुछ टेम्परेरी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में क्रिएट हो जाती हैं। कुछ फाइलें नेट से डाउनलोड होती हैं, कुछ जब आप कोई वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली उनके साथ ही हेल्प फाइलें डाउनलोड हो जाती हैं। सो इनको डिलीट कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए आपने सेटिंग्स पे जाना है, सिस्टम स्टोरेज पे जाके जो टेम्परेरी फाइल्स हैं कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। जैसे आप सेटिंग में स्टोरेज पे गए, अब टेम्परेरी फाइल्स है 5.74 GB, इसको आप डिलीट कर दो। इन फाइल्स का कोई काम नहीं है, आप इनको डिलीट कर सकते हो, जिससे आपकी हार्ड डिस्क में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है अनइंस्टॉल ऐप्स वी डोंट यूज एनीमोर। जो ऐप आपको रिक्वायर्ड नहीं है उसको अनइंस्टॉल कर दो। मतलब कई बार में रिक्वायरमेंट होती है कि ये ऐप हमने इंस्टॉल करी है लेकिन अभी हमें कुछ मंथ के लिए या कुछ ईयर्स के लिए ऐप नहीं चाहिए, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करने से क्या होगा, वो ऐप अपनी कंप्यूटर से स्टोरेज छोड़ देगी, जिससे क्या स्पेस बन जाएगी और सिस्टम की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मोबाइल में ऐप्स जो आपको नहीं चाहिए होती उनको आप सेटिंग्स में जाके ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देते हो, सेम काम आप कंप्यूटर में भी कर सकते हो लाइक दिस। ऐप्स एंड फीचर पे जाके आप कुछ ऐप्स नजर आ रही हैं, जैसे मैं ऐप माई एज एज अपडेट, जो नहीं चाहिए उसको अनइंस्टॉल कर दो। जो ऐप साथ में होती हैं उनको रिक्वायर्ड नहीं है अनइंस्टॉल करना, लेकिन जो आप अपनी मर्जी अकॉर्डिंगली करते हो उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। आगे है रन डिस्क क्लीनअप। जो डिस्क क्लीनअप है ये भी एक मेंटेनेंस यूटिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आती है। ये क्या करती है कि जो स्पेस है हार्ड डिस्क में उसको ये फ्री करती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाके डिस्क क्लीनअप सर्च करना है, डिस्क क्लीनअप ओपन होगा। उसके बाद जिस ड्राइव की फाइल्स आपने डिलीट करनी है, जो आपको नहीं चाहिए, उनको सेलेक्ट करके ओके करो, और जो फाइल्स नहीं चाहिए उनकी कंफर्मेशन करके उसको डिलीट कर सकते हो। इससे भी आपकी हार्ड डिस्क में जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि हमारे कंप्यूटर में यूटिलिटी प्रोग्राम्स यूज होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं काम करने में। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। जैसे हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। मान लो हमने कंप्यूटर में 10 फाइल्स बनाई हैं, वो वन बाय वन नीचे नीचे सेव होती जाएंगी।
मान लो हमने थर्ड फाइल, सेवन्थ फाइल और नाइन्थ फाइल डिलीट कर दी है। अब 11th फाइल बनाते हैं। अब वो 11th फाइल कहाँ जाएगी? वो 10वें के बाद जाएगी। लेकिन बीच में जो स्पेस खाली हुई है, जो फाइलें डिलीट करी है हमने, वो कभी भी फिल नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन कमांड चलानी पड़ती है, जिससे क्या है, ये फाइलों को ऊपर ऊपर शिफ्ट कर देता है और खाली स्पेस को नीचे ले आता है। अगर हम डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन नहीं चलाते तो हार्ड डिस्क की स्पीड कम हो जाती है, इसलिए समय समय पे डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन चलाया जाए तो अच्छा है। तो इसके लिए स्टार्ट पे जाके आपने डीफ्रैगमेंट सर्च करना है, तो आपको डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स एक कमांड शो होगी। आपने ऑप्टिमाइज ड्राइव्स पे क्लिक करना है। जैसे मैंने सी ड्राइव सेलेक्ट करी, ऑप्टिमाइज पे क्लिक करो। जैसे ही ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे, ये डिस्क को डीफ्रैगमेंट कर देगा। ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा टाइम लेता है डीफ्रैगमेंटेशन में, इसलिए आप उस टाइम पे इसको ऑप्टिमाइज करो, डीफ्रैगमेंट करो, जब आपको पता है कि मुझे कुछ आवर्स के लिए मैंने कंप्यूटर पे काम नहीं करना। अब आगे बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बूटिंग। पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हमारे बीच और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। हम बात करते हैं विंडोज की। विंडोज की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने तैयार किया था। इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी बोलते हैं। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही है। आपकी स्कूल की कंप्यूटर लैब में विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। तो बताना चाहूंगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके ओनर है बिल गेट्स। और जो आप एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को, हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाता है काम करने के लिए। अभी विंडोज 11 चल रही है, हो सकता है आने वाले साल में इसका कोई नया वर्जन आ जाए। उसके बाद बात करते हैं बूटिंग की। बूटिंग का मतलब होता है कि स्विचिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कि जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं सीपीयू से, तो दैट विल टेक सम टाइम। वो ऑन में कुछ टाइम लेता है, जैसे यूजर विंडो आने में, पासवर्ड विंडो आने में या डेस्कटॉप आने में, उस टाइम जो प्रोसेसिंग होती है उसका बोलते हैं बूटिंग। कई बार हमारा कंप्यूटर सही तरीके से बूट नहीं करता। उसका रीजन हो सकता है कि हार्डवेयर में कोई फॉल्ट आ गया है, सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट आ गया है, या विंडो में कोई एरर आ रहा है। उस केस में हम कंप्यूटर को सेफ मोड में चला सकते हैं। जो सेफ मोड है, एक डायग्नोस्टिक मोड होता है, जो हमारे कंप्यूटर में जो फाइलें करप्ट हुई हैं, खराब हुई हैं, उनको रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। तो सेफ मोड में आप कैसे काम करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास विंडोज कौन सी है। अगर आपके पास विंडोज 7 है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो F8 की प्रेस करके रखनी है थोड़ी देर के लिए, कोई 5-6 सेकंड के लिए। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपने सेफ मोड पे क्लिक करना है, एंटर करना है, तो आपका कंप्यूटर कुछ देर में बहुत कम ड्राइवर्स के साथ स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास विंडोज़ 8 है, तो इसमें आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने पावर बटन प्रेस करना है कंप्यूटर का, या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो, तो आपने कीबोर्ड से F4 फंक्शन की प्रेस करके रखनी है। इससे भी आपका जो पीसी है सेफ मोड में ओपन हो जाएगा। इसमें भी आपने सेफ मोड ऑप्शन चूज करना है। अगर आपके पास विंडोज़ 10 या 11 है, तो इस केस में आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने सिस्टम रिस्टार्ट करना है, तो वहाँ पे आपने ट्रबल शूट सेलेक्ट करना है, एडवांस ऑप्शन में जाके स्टार्टअप सेटिंग्स में जाके आपने रिस्टार्ट करना है। तो जब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, तो आपने यहाँ पे भी F4 की प्रेस करनी है, तो उसके बाद आप सिस्टम सेफ मोड में स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले, जैसे आपको पहले बताया है कि कई बार आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम देने लग पड़ता है, विंडो सही तरीके से लोड नहीं होती या हैंग हो रहा है, तो आप उसको सेफ मोड में स्टार्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी दिक्कत रहती है, तो आपको विंडो दोबारा से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो सेफ मोड के थ्रू आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हो? तो इसमें क्या आप मेंटेनेंस कर सकते हो? पहला है कि स्कैन फॉर मालवेयर। जैसे आपको बताया था कि मालवेयर होते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर, कि जस्ट लाइक वायरस। तो इसके लिए क्या है कि आपको अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस से स्कैन करना पड़ेगा, ताकि अगर अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आया है, उसको रिमूव किया जा सके, या उसको साइड पे लगाया जा सके, ताकि वो सिस्टम को ख़राब ना करे। और अगर आपके पास विंडोज़ 10 है, तो विंडोज़ 10 में विंडो डिफेंडर इनबिल्ट
एंटीवायरस होता है आपके कंप्यूटर में, जिससे आप सिस्टम को ऑफलाइन स्कैन कर सकते हो, जो वायरस को निकाल सकते हैं। और दूसरा है अनइंस्टॉल रिसेंटली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो भी प्रॉब्लम करता है, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। थर्ड है अपडेट हार्डवेयर ड्राइवर्स। ड्राइवर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को काम करने के योग्य बनाते हैं। जैसे हमने नया प्रिंटर लगाया है, तो उसके साथ उसकी जो सीडी आती है या नेट से उसकी फाइल्स डाउनलोड करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइवर्स। और ड्राइवर्स को भी समय समय पे आपको अपडेट करना पड़ता है, तो इसको अपडेट करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम है दूर हो सकती है। और नेक्स्ट है टू चेक सिस्टम क्रैशेस। इसके अलावा हमारा जो सिस्टम है कई बार नॉर्मली काम नहीं करता, तो इसको सेफ मोड में रन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्रैश होने का रीज़न क्या है, तो सेफ मोड में ये भी डायग्नोज कर सकते हैं। आगे रन सिस्टम रिस्टोर। जो सिस्टम रिस्टोर है ये भी विंडोज़ की एक यूटिलिटी है। इसमें हम एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लो कि आज 15 तारीख है, मेरा सिस्टम आज दिक्कत कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि 10 तारीख को मेरा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा था, तो मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। तो मान लो 10 तारीख का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट है, वैसे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाके सिस्टम रिस्टोर आपने सर्च करना है, तो वहाँ पे जाके रिस्टोर पॉइंट आपने, मान लो कि आपको डेट्स आ जाएंगी, कौन कौन सी डेट्स शो, मान लो आपको 12 तारीख शो हो रही है, 10 तारीख शो हो रही है, आपको लग रही है मेरे 10 तारीख को सिस्टम बिल्कुल सही था, तो आप सिस्टम रिस्टोर करके अपने कंप्यूटर को पुरानी जैसी कंडीशन में ला सकते हो, प्रीवियस स्टेट में ला सकते हो जो खराब होने से पहले थी। आगे बात करते हैं कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल क्या है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जितनी भी सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं वो सारी कंट्रोल पैनल के अंदर होती है। बट कंट्रोल पैनल को आपने बहुत ध्यान से यूज़ करना है, अपने टीचर की हेल्प से, जहाँ जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, क्योंकि अगर आपने कोई भी सेटिंग चेंज कर दी तो आपकी विंडो करप्ट हो सकती है और कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सर्च पे जाके कंट्रोल पैनल या कंट्रोल लिखोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने कंट्रोल पैनल नज़र आ जाएगा। कंट्रोल पैनल में आप अलग अलग तरह की सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड की सेटिंग, माउस की सेटिंग, डेट टाइम, फ़ॉन्ट्स वगैरह, इनकी सेटिंग कर सकते हो। जैसे हम बात करते हैं पहले कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड की सेटिंग में क्या है कि कीबोर्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है, इसमें स्पीड और हार्डवेयर करके दो टैब्स आएंगी। इसकी सेटिंग हम कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं, कर्सर का ब्लिंक रेट क्या होगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि इसकी सेटिंग हमने खुद नहीं करनी, अपने टीचर की मदद से करनी है। दूसरा है कि अगर माउस में कोई आपने सेटिंग चेंज करनी है, माउस का पॉइंटर चेंज करना है या माउस की स्पीड स्लो फास्ट करनी है, तो वो भी आप माउस वाले ऑप्शन की मदद से कर सकते हो। इसमें कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स नज़र आएंगे। ये मैंने आपको डिटेल में नहीं बताना, रीज़न ये है कि इसकी मदद आप अपने टीचर की ले सकते हैं जब आपने ये करना है, क्योंकि अगर आप खुद ट्राई करोगे तो मे बी आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, या कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए जब आपने इसको ट्राई करना है तो अपने टीचर की मदद लेके ही करना है। इसके अलावा मान लो आपके सिस्टम की डेट टाइम खराब है, डेट टाइम सही तरीके से नहीं आ रहा, मोस्टली जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो डेट टाइम ऑनलाइन ऑटोमेटिकली उठ जाता है। कई बार क्या है कि डेट टाइम गलत हो जाता है, मान लो सीमोस बैटरी की प्रॉब्लम है, तो इस केस में आप डेट टाइम कैसे चेंज करोगे, कंट्रोल पैनल में डेट टाइम का ऑप्शन है, जहाँ पे चेंज डेट टाइम आप देख सकते हैं, सिलेक्टेड है, इस पर क्लिक करके कैलेंडर खुलेगा और क्लॉक खुलेगी। वहाँ पे जाके आप टाइम और डेट सेट करके ओके करो, वो सिस्टम टाइम आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। उसके बाद है डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई नया हार्डवेयर जोड़ा है, चाहे वो कोई ब्लूटूथ है, चाहे कोई स्कैनर है, चाहे कोई प्रिंटर है या वेब कैमरा है, तो उसको ऐड करने के लिए आपको डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स यूज़ करोगे आप। जैसे कोई डिवाइस ऐड करनी है, ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करनी है, ऐड डिवाइस कर लो, कोई प्रिंटर ऐड करना है तो ऐड प्रिंटर भी कर लो। अगर विंडोज़ 10 या 11 है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, कई बार ड्राइवर ना मिलने की मदद से वो नहीं करता, तो उस केस में आप ऐड डिवाइस या ऐड प्रिंटर कर सकते हो, जिससे नया हार्डवेयर ऐड हो जाएगा। उसके बाद है रीजनल सेटिंग्स। ये भी ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में मिलेगा, जिसमें आप लोकेशन, कोई लैंग्वेज, करेंसी, टाइम जोन आदि चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे आप कंट्रोल पैनल में रीजनल सेटिंग खोलोगे तो बता रहा है कि शॉर्ट डेट का फॉर्मेट क्या है, डेट का फॉर्मेट क्या है, लैंग्वेज कौन सी है, टाइम का शॉर्ट फॉर्मेट क्या है, लॉन्ग टाइम क्या है, आपने फर्स्ट डे ऑफ वीक कहाँ से स्टार्ट करना है, मंडे से करना, संडे से करना है, तो बाकी ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आगे है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स का मतलब होता है कि जो आप टाइप फेस
यूज़ करते हो, राइटिंग स्टाइल यूज़ करते हो, चाहे एमएस वर्ड में मान लो आपको टाइपिंग सिखाई थी हमने कि उसमें नॉर्मली कैलिबरी, एरियल, टाइम्स न्यू फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। जैसे हमने 8th क्लास में आपको पंजाबी फ़ॉन्ट अनमोल लिपि करवाया था। आप अपने घर पे ट्राई करोगे तो अनमोल लिपि आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल में जाके अनमोल लिपि फ़ॉन्ट डाउनलोड करो। अब जब वो डाउनलोड हो जाए, अब उसको चलाना कैसे है? वो डाउनलोड होने में सीधा नहीं चलेगा। एक तो तरीका क्या है कि उसको आप इंस्टॉल कर लो, और दूसरा तरीका क्या है, उस फ़ॉन्ट को कॉपी करो और कंट्रोल पैनल में आके फ़ॉन्ट्स नाम का जो फ़ोल्डर है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। मतलब वहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी करके, यहाँ पे कंट्रोल वी फॉर वैन करके पेस्ट करके भी आप चला सकते हो, और उसको राइट क्लिक करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। और जब आप नेक्स्ट टाइम एमएस वर्ड खोलोगे तो अनमोल लिपि फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, अगर पहले इंस्टॉल नहीं था। इस तरह कोई और फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो। आगे हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, डाटा बैकअप आ जाता है, फाइल कंप्रेशन आ जाती है, डिस्क मैनेजमेंट आ जाती है, डिस्क क्लीनअप आ जाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आ जाता है। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एंटीवायरस, जैसे पहले बताया था कि वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को खराब करता है। सो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में से वायरस को दूर करता है या डिलीट करता है। विंडो डिफेंडर विंडो 10 में 11 में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा आप विंडो 7 आपके पास तो एंटीवायरस नहीं है, तो आप कोई पेड एंटीवायरस ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई डेमो एंटीवायरस नेट से डाउनलोड करते हो, वो 1 मंथ बाद खराब हो जाएगा और हो सकता है सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। इसलिए आपने जब भी एंटीवायरस यूज़ करना है, वो पेड ही लेना है, अच्छी कंपनी का जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। विंडोज़ में विंडो डिफेंडर पहले से होता है, आपने विंडो प्लस आर कीबोर्ड से की प्रेस करनी है, विंडो डिफेंडर पे जाना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ रहा है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। इस पे क्लिक करके आपने सिस्टम को स्कैन करना है। अगर कोई वायरस होगा तो उसको डिलीट कर देगा, अगर नहीं होगा तो बता देगा कि नो वायरस फाउंड। वो आप क्विक स्कैन पे क्लिक करके वायरस को स्कैन कर सकते हो। आगे है फाइल कंप्रेशन टूल्स। फाइल कंप्रेशन को फाइल जिपिंग भी बोलते हैं। कंप्रेशन का मतलब होता है कि फाइल या फोल्डर का साइज छोटा करना। मान लो किसी को हमने मेल भेजनी है, किसी फोल्डर को मेल करना, फोल्डर को सीधा मेल नहीं कर सकते, और फाइल्स का स्पेसिफिक साइज होता है, उससे बड़े साइज की फाइल नहीं भेज सकते। उस केस में आप क्या कर सकते हो, फोल्डर को जिप कर सकते हो। तो उसके लिए जिप करने के लिए विन जिप, विन आर ए आर, विन 7 सॉफ्टवेयर होते हैं, 7 जिप सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अदरवाइज आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जिस फोल्डर को आपने सेंड करना है, जिप करना है, उस पर आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर ऑप्शन पे जाके आप इसको कर सकते हो। ये देख सकते हो कि मैंने फोल्डर स्टूडेंट डिटेल्स है, इस पर राइट क्लिक किया, सेंड टू है, ये देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन कंप्रेस जिप्ड फोल्डर। इससे आपका फोल्डर जो कंप्रेस हो जाएगा। आप इसे आसानी से किसी को भी आप मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको जिप करके भेजा है, वो सीधा ओपन नहीं होगा, इसको अनजिप करना पड़ेगा। तो अनजिप पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। जैसे एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे, आपकी जो फाइल है, फोल्डर है, अनजिप होके सामने नजर आ जाएगा। आगे है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि फाइल्स की मैनेजमेंट, फाइल को ब्राउज करना अपनी, देन सर्च करना है, अरेंज करना है। इसके लिए हमारे पास विंडोज एक्सप्लोरर एक फीचर है विंडोज में। जैसे ही आप कीबोर्ड से विंडो प्लस ई की प्रेस करोगे तो सामने विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। उसकी लेफ्ट साइड पे आपको ड्राइव या फोल्डर नजर आते हैं, और राइट साइड पे क्या होता है कि जिस आपने फोल्डर ड्राइव को सिलेक्ट किया है, उसका कंटेंट आपको राइट साइड पे नजर आएगा। आगे है बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप का मतलब है कि आपकी जो फाइल या फोल्डर कंप्यूटर में बना है, उसकी मल्टीपल कॉपीज आपने स्टोर करनी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपनी फाइल्स को पेन ड्राइव में रख लेते हैं या ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके सिस्टम में डाटा रिकवरी और रिस्टोर का ऑप्शन होता है, जिससे अगर आपका डाटा खराब हो जाता है तो आप उसका बैकअप लेके डाटा वापस लेके आ सकते हो। अगर आपका इंपॉर्टेंट डाटा कोशिश करनी है तो उसको अपनी पेन ड्राइव या सेफ जगह पे जरूर जरूर सेव करो कंप्यूटर के अलावा, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर खराब हो गया, वायरस आ गया, तो डाटा आपका सारा डिलीट भी हो सकता है। आगे है डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स का मतलब है कि जो आपकी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उस पर डाटा को कैसे मैनेज करना है। इसका मतलब होता है कि डिस्क की पार्टीशन करना, जब पार्टीशन को रीसाइज करना। जब आप एक नया लैपटॉप लेते हो, मान लो 500 जीबी की हार्ड डिस्क आपके पास, आपने हार्ड डिस्क सी ड्राइव है 500 जीबी की है,
अगर आपकी सी ड्राइव में कोई वायरस आ जाता है, आप सिस्टम को स्कैन करते हो, दोबारा विंडो करते हो, सारा डाटा आपका इरेज हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी पार्टीशन बना सकते हैं 1, 2 या 3, ताकि आपका जो डाटा है सी में आपके विंडो से रिलेटेड डाटा रहे और बाकी में आपका बैकअप रहे। आगे है सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट एंड अपग्रेड। अपडेट आपके मोबाइल में भी आते हैं। तो अपडेट क्या है कि अपडेट एक पैच होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो कंपनी क्या करती है, समय समय के बाद उसमें नई चीज़ें ऐड करती है। जैसे बग फिक्स करना है, कोई सिक्योरिटी पैच देना है, या कोई नया हार्डवेयर के लिए अपडेट देना है, तो उसके लिए आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हो। जैसे मेरे पास विंडोज 10 है, तो विंडोज 10 पे अपडेट हमें आते रहते हैं, वाईफाई पे बैकग्राउंड पे अपडेट चलते रहते हैं, और जब टाइम मिलता है उनको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। मोस्टली जो अपडेट होते हैं फ्री में होते हैं और उनका साइज छोटा होता है, तो ये कुछ समय लेते हैं अपडेट होने में। सो अपने मोबाइल को भी आपको समय समय पे अपडेट करते रहना चाहिए। इसी तरह एक होता है अपग्रेड। जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने वर्जन को न्यू वर्जन में आपने चेंज करना है। जैसे मेरे पास आज विंडो 10 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि विंडो 11 में मैंने कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, अपग्रेड, ना कि अपडेट। तो ये फ्री नहीं होता, ये पेड होता है। आगे है कि विंडो को अपडेट कैसे आपने करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपने कि स्टार्ट पे जाके विंडोज अपडेट सर्च करना आपने। जैसे ही विंडोज अपडेट पे आप जाओगे, तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने नजर आएगी। ये बता रहा है कि आपके अपडेट्स अवेलेबल हैं। जो अपडेट्स अवेलेबल हैं आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो, और कोशिश करनी है कि अपडेट आपने तभी लगाने हैं अगर आपके पास वाईफाई नेट अवेलेबल है, क्योंकि मोबाइल डाटा पे लगाओगे हो सकता है कि अपडेट बड़े हो और आपका डाटा खत्म हो जाए, और दैट विल टेक सम टाइम। सो वाईफाई पे आप करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कि अगर आपके पास फाइबर है या ब्रॉडबैंड है तो। आगे पोर्ट्स एंड देयर टाइप्स। अब पोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर या उसकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको हम अटैच करते हैं सीपीयू की बैक साइड पे, चाहे वो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, वेबकैम है, स्पीकर है, इनको जोड़ सकते हैं। कुछ पोर्ट्स आपको नजर आ रही है, PS2 पोर्ट, VGA पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, लैन पोर्ट या लाइन इन। तो PS2 पोर्ट जो है ये पुराने कंप्यूटर में यूज होती थी। इसमें दो पोर्ट्स होती थी कीबोर्ड माउस के लिए, जो ग्रीन कलर, और एक होती थी मजेंटा कलर। ग्रीन कलर की पोर्ट यूज होती थी माउस के लिए, और मजेंटा कलर कीबोर्ड के लिए। इसी तरह यूएसबी पोर्ट जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पोर्ट है। 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। चाहे आप अपना मान लो कि कार में कोई सीडी प्लेयर है, आपकी एलसीडी है, या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पर हम यूएसबी पे अपनी डिवाइसेस लगाते हैं। इसके अलावा आज के मोबाइल में भी आपकी यूएसबी पोर्ट आ गई हुई है। उसके बाद है वीजीए पोर्ट। वीजीए का मतलब होता है विजुअल ग्राफिक्स इंटरफेस, जहाँ वीडियो ग्राफिक एरे। इसका काम क्या है, जो मॉनिटर को जोड़ने का काम आती है सीपीयू के साथ। आगे है HDMI पोर्ट। ये भी आजकल काफ़ी यूज़ हो रही है, प्रोजेक्टर के साथ या LCD के साथ यही पोर्ट आ रही है, मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसकी जो क्लैरिटी है VG से ज़्यादा होती है। LCD LED को इसके थ्रू जोड़ सकते हैं। आगे DVI पोर्ट, मतलब डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ये किसी फ्लैट LCD मॉनिटर को जोड़ने के काम आती है। ये दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल के लिए यूज़ होती है। आगे है ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट को लैन पोर्ट भी बोलते हैं। अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं या नेटवर्क में कोई कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ईथरनेट पोर्ट यूज करते हैं, और इसके लिए RJ45 कनेक्टर यूज होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है जी पावर कनेक्टर। मदरबोर्ड को पावर कनेक्शन चाहिए जिसके थ्रू वो काम करेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है सीपीयू की बैक साइड पे टॉप पे, जिसको बोलते हैं SMPS। तो SMPS के थ्रू हम सिस्टम को पावर सप्लाई देते हैं, तो उसकी केबल कुछ इस तरह से नजर आती है। ये पावर सॉकेट है जो मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। सो मदरबोर्ड मैंने वर्ड बोला है, तो मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसपे जितने भी कंप्यूटर की पोर्ट्स होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, सारी इसी पे अटैच होती हैं। आगे है डिवाइस ड्राइवर्स। ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है, जैसे बताया कि किसी हार्डवेयर को अगर आपने कंप्यूटर के साथ जोड़ा है, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर साथ में होता है। वो सीडी के फॉर्म में भी आता है, उसको आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और आजकल अगर विंडो 10 है या 11 है तो इन बिल्ट ही उसको वो इंस्टॉल कर देता है। अब ड्राइवर में एक आता है प्लग एंड प्ले, जिसको बोलते हैं PNP, कि जैसे ही हम डिवाइस को लगाएंगे वैसे ही वो चल पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमने अपने मोबाइल को इसके साथ लगाया है, लैपटॉप के साथ, वो साथ ही चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। मोबाइल से डाटा लेना है, आप फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन इनेबल करो, तो आपके मोबाइल का डाटा आपके लैपटॉप जहाँ कंप्यूटर में शो हो जाएगा। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लग एंड प्ले।
उसके बाद है पीसी सिक्योरिटी एंड इट्स टूल्स। पीसी सिक्योरिटी को आईटी सिक्योरिटी भी कहा जाता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर करना चाहते हो कि आपके डाटा को कोई चोरी ना कर सके, आपका डाटा कोई हैक ना कर सके, आपके हार्डवेयर को नुकसान ना पहुंचा सके, तो उसके लिए हम पीसी सिक्योरिटी यूज करते हैं। विंडो में इनबिल्ट टूल्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम को मतलब कि डाटा थेफ्ट से बचा सकते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, फायरवॉल, क्लाउड स्टोरेज, इंक्रिप्शन आदि। एंटीवायरस मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। फायरवॉल ये आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इनबिल्ट बनेगी मिलेगी। फायरवॉल आपने इनेबल रखनी है, फायरवॉल इनेबल होगी तो कोई हैकर आपके डाटा को हैक नहीं कर सकता। तो ये आपके डाटा को हैकिंग से बचाती है। आगे है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि अपने डाटा को आपने ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे या किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे। आगे है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब है कि डाटा को कोड वर्ड में कन्वर्ट करना ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन आपके डाटा को पढ़ ना सके। जैसे आप व्हाट्सएप पे फर्स्ट टाइम किसी को मैसेज करते हो, वहां पे लिखा आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप दो पर्सन आपस में चैट कर रहे हो तो थर्ड पर्सन आपका डाटा रीड नहीं कर सकता। इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कीज यूज होती हैं। जैसे आप अपना ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड नंबर कई बार किसी ऐप पे सेव कर लेते हो, एटीएम कार्ड नंबर सेव कर लेते हो, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। आगे थिन क्लाइंट टेक्नोलॉजी। आपने अपने लैब में देखा होगा कि एन कंप्यूटिंग इंस्टॉल है, कि जब हम एक कंप्यूटर ऑन करते हैं तो 6 कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं। जो पहला कंप्यूटर होता है वो सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट्स हैं। इसको भी अपडेट करने की जरूरत है क्योंकि अब थिन क्लाइंट टेक्नोलॉजी में नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ये मोस्टली नेटवर्क बनाने के काम आती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सामने सर्वर लगा है, साथ में स्विच लगा है नेटवर्क बनाने के लिए, जहाँ हब यूज हो सकती है। तो इसमें नीचे 3 क्लाइंट्स लगे हैं। जो डिवाइसेज वो थिन क्लाइंट की है कि अगर हम सर्वर ऑन करेंगे साथ में तीनों कंप्यूटर ऑन हो जाएंगे। अगर हम सर्वर ऑफ करेंगे तो तीनों के तीनों कंप्यूटर साथ इस पे ऑफ हो जाएंगे। सो सर्वर एक मेन कंप्यूटर का काम करेगा और जो क्लाइंट्स है वो सर्वर से सर्विस लेंगे। जो काम सर्वर पे स्टोर है वो वही काम कर सकते हैं और इनके साथ सीपीयू नहीं होगा, कीबोर्ड और माउस ही अटैच होंगे। उसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो आप चैप्टर पढ़ के आए हो उसके रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। जब आपने पेपर की तैयारी करनी है तो इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो ब्रीफ हो जाएगा। जो हमने पढ़ा इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बुक के लास्ट में डिस्कस किए गए हैं। तो जो देख सकते हैं आगे फ़ॉन्ट है, यूटिलिटी प्रोग्राम, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे एक एक लाइन में, दो दो लाइन में एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके बाद इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है जिसमें आपको देख सकते हैं कि सामने एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आपको कुछ फुल फॉर्म्स नजर आ रही हैं। इनकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हुई है। आप जैसे ही इस क्लास की 11th क्लास की प्ले लिस्ट खोलोगे तब वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हुए हैं। आप इसकी प्ले लिस्ट खोल के भी इनको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने अपलोड किए हुए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।